फटाफट हम शुरू करते हैं। क्या बच्चा? मलेरिया। और मलेरिया किससे होता है? सभी को पता है ना, एक परजीवी है एक प्रकार का। कौन है? प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी कि एक ऐसा रोग जो प्रोटोजोआ से हो रहा है, और वो प्रोटोजोआ कौन सा है बच्चा? प्लाज्मोडियम। डन यहां तक की बात? ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है एक प्रकार से कैसा रहता है? ये परजीवी के जैसा रहता है। अच्छा, एक बात और बताना बाबू, कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं क्या वो सारे के सारे प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं क्या? क्योंकि आपको पढ़ोगे जब ना डिटेल में जब और जाओगे तो पता चलेगा कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रकार के? प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का है। सुनो ध्यान से, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ना है ये सब चीज, और पढ़ाया भी है हमने। प्रोटिस्टा जगत पढ़ाया है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा था। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमने कहीं ना कहीं 2 वर्ग बनाया था, एक स्वपोषी का, एक परपोषी का। जो स्वपोषी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया था हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट के अंतर्गत 2 चीजें बताई थी, डायएटम, उसके बाद डेस्मिड। डेस्मिड को सुनहरे शैवाल बोला था, है ना। ये स्वपोषी वाले हो गए तीनों के तीनों। कौन? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, ये स्वपोषी हो गए तीनों। उसके बाद दूसरा क्या आता है? परपोषी। तो परपोषी में 2 प्रकार के होते हैं। परपोषी 2 प्रकार के, एक ऐसा परपोषी सर जो परजीवी की तरह कार्य करेगा, परजीवी की तरह अपना जीवन बिताएगा। एक ऐसा परपोषी जो दूसरे पर भोजन के रूप में आश्रित होगा। जैसे, तो पहला कंडीशन इसको हम क्या बोलते हैं? ये परपोषी के 2 प्रकार, एक जो दूसरे से पोषण प्राप्त कर रहा है, ये भी दूसरे से ही पोषण प्राप्त कर रहा है, लेकिन किस रूप में? परजीवी के रूप में। तो परजीवी के रूप में यहां पर किसको पढ़ते हैं हम लोग? कहां गया? ये रहा प्लाज्मोडियम। और इसका जो ये पोषण ले रहा है केवल दूसरे से, यहां पर आपको पढ़ाया था मैंने अवपंक कवक को। याद आया किसी को? अवपंक कवक, है ना। तो उसी में ये जो आपका, चलो तीनों बता ही देते हैं। ये हो गया एक आपका परजीवी प्रोटिस्टा हो गया, ये परजीवी प्रोटिस्टा हो गया। ये कौन हो गया? परपोषी। एक और होता है कौन सा? स्वपोषी। तो प्रोटिस्टा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, एक जो स्वपोषी, स्वपोषी में कौन कौन आते हैं? 3 लोग, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। ये 3 लोग आ गए किसमें? स्वपोषी में। फिर परपोषी जो दूसरे पर निर्भर है या फिर मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर है, वो कौन है आपका? अवपंक कवक। ये परपोषी के अंतर्गत आता है। और परपोषी के अंतर्गत एक और आता है जिसको कहते हैं परजीवी पैरासाइट, और यहां पर पढ़ते हैं किसको हम लोग? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का आपका प्रोटिस्टा है। बात समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, बता रहे हैं। इसी में परजीवी वाले में जो प्रोटोजोआ है ना, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे जो लिख दिए प्लाज्मोडियम एक बार में, तो उसको यहाँ से थोड़ा कैटेगराइज कर देते हैं कि जो ये परजीवी प्रोटिस्टा है, परजीवी प्रोटिस्टा, ये परजीवी प्रोटिस्टा के होते हैं 4 प्रकार। ठीक है, परजीवी प्रोटिस्टा में ही आता है कौन? प्लाज्मोडियम। इसके होते हैं 4 प्रकार। सबसे पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, याद आया? दूसरा कसाभिकीय प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, और चौथा स्पोरोजोआ। इतना जल्दी भूलता है जी सब तुम लोग। पक्षमाभी प्रोटोजोआ, कसाभिकीय प्रोटोजोआ, और एक है कौन सा? स्पोरोजोआ। तो ये आपका जो प्लाज्मोडियम है वो कौन है? स्पोरोजोआ है। और ये 4 प्रकार हम किस आधार पर बांटते हैं? चलने के आधार पर, इनके गमन अंग के आधार पर। एक ऐसा प्रोटिस्टा या फिर एक ऐसा प्रोटोजोआ जो किसमें चलने के लिए क्या होगा सर? अमीबा के जैसा कूटपाद होगा। तो ऐसे परजीवी को क्या बोलेंगे? सीधा सीधा हम अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, एक होगा जिसमें क्या मिलेगा सर? कसाभिका, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल वगैरह याद है? अमीबा वाला का तो नहीं, एग्जाम्पल बताओ तो। अमीबीय प्रोटिस्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना। अमीबीय प्रोटिस्ट कहां पर पाए जाते हैं? समुद्री पानी में। जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पे पाया जाता है? स्वच्छ पानी में। ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाता है? अमीबियसिस हो जाता है। डन। कसाभिकीय का तो नहीं, एग्जाम्पल बताओ।
कसाविकीय का एग्जाम्पल बताओ। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। अब मैं इसको नहीं पढ़ा रहा ना, अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। जिसको जानना होगा जाकर के पीछे का लेक्चर देखिएगा, वहां पे मिल जाएगा, या तो फिर अपनी नोट्स को देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसमें से मैंने एक भी चीज छोड़ा नहीं है। हाँ, उसी में से जो आपका स्पोरोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ का, आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे परजीवी वाला जो वर्ग है, किसका, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का परजीवी वाला जो वर्ग बना रखा है, उस परजीवी वर्ग में 4 प्रकार के आते हैं। कौन कौन? अमीबीय, उसके बाद कसाविकीय, फिर पक्षमावी, उसके बाद स्पोरोजोआ। उसमें जो स्पोरोजोआ है, उसी स्पोरोजोआ में पढ़ते हैं किसको हम लोग? प्लाज्मोडियम को। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का स्पोरोजोआ है। और स्पोरोजोआ में कोई भी गति करने के लिए गमन अंग नहीं होता है, इसीलिए इसको जरूरत पड़ती है वाहक की, है ना। अमीबीय वाले में अमीबा के जैसा कूटपाद है, कसाविकीय वाले में कसाविका है, पक्षमाव वाले में पक्षमाव है, जबकि स्पोरोजोआ में कोई भी गमन अंग नहीं होता है। तो नहीं होने की वजह से क्या करना पड़ेगा? इसको किसी का सहायता लेना पड़ेगा। जो सहायता लेता है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। ठीक है, डन। ये तो बहुत बैकग्राउंड में चले गए जी हम लोग, लेकिन मानना पड़ेगा, हमको भी सब याद है। नहीं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे इसलिए याद है। हाँ, ये सही बात है। हाँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं ना, इसके वजह से थोड़ा माइंड में सब कुछ पड़ा हुआ है। नहीं तो मुझे भी क्या करना पड़ता है, एक नजर देखना पड़ता है पढ़ाने से पहले। क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग? प्रोटोजोआ जनित रोग। अब प्रोटोजोआ में भी कौन सा सर? स्पोरोजोआ देख रहे हैं। स्पोरोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। इसके वजह से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चलिए अब देखते हैं, बराबर आराम से समझिएगा। ये प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चा, वापस से है 4 प्रकार का। ठीक है, हालांकि उतना ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन फिर भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना? दिया है तो बस बोल के खत्म कर दें क्या? 4 प्रकार दे रखा है क्या? 3 को दिया होगा। ओवेल नहीं दिया होगा, ओवेल नहीं होगा, ओवेल नहीं है ना। चलो, ओवेल नहीं है, कोई बात नहीं है। 3 को दे रखा है। कौन कौन सा है? वाइवेक्स है ना, फैल्सीपेरम है, और उसके बाद मलेरियाई है। ठीक है, चलो बता ही देते हैं इसको। सर वाइवेक्स, उसके बाद फैल्सीपेरम, मलेरियाई, और उसके बाद ओवेल। ठीक है, ये सबसे पहले क्या लगा दीजिएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सबके पहले लगेगा। इनकी प्लाज्मोडियम के कितने प्रकार? 4। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, अब अगर मैं संक्रमण की दृष्टि से कहूं कि कौन इसमें से ज्यादा खतरनाक है, 4 जो दिख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, नंबरिंग कर देते हैं A, B, C, D। यानी कि सबसे खतरनाक कौन? फैल्सीपेरम। जान चला जाएगा बाबू, अगर ये फैल्सीपेरम वाला अगर मलेरिया पकड़ लिया आपको ना, तो जान चला जा सकता है, इसमें जान जाने की संभावना है। उसके बाद कौन है? वाइवेक्स। उसके बाद फिर मलेरियाई। उसके बाद फिर कौन? अब ये तो हो गया संक्रमण फैलाने की दृष्टि से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये मतलब इफेक्ट कितना दे रहे हैं अपना। अब इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सबसे कम मिलता है, तो याद रखिएगा, वाइवेक्स सबसे ज्यादा मिलता है, फैल्सीपेरम उससे कम है, मलेरियाई उससे भी कम है, और ये ओवेल तो मिलता ही नहीं इंडिया में। सोचो, आई ओवेल तनको खतरनाक नहीं है, जो खतरनाक नहीं है वह नहीं मिल रहा है हम लोग। यही मिलना चाहिए था ना इंडिया में। सोचो, ये तनको खतरनाक नहीं है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। हालांकि ये भी कहाँ मिलेगा? एक मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में ही मिलेगा। ये चारों के चारों कहाँ मिलेंगे? एनाफिलीज मच्छर के लार में ही मिलेंगे। लेकिन इसमें से सबसे खतरनाक कौन हो जाएगा? फैल्सीपेरम। मान लो कि एक ऐसा मच्छर आ रहा है मेरे पास, एनाफिलीज आ रही है, जिसके मुंह में कौन मिल रहा है? प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम का कौन सा? फैल्सीपेरम। तो वाट लग जाएगा फिर आपका, है ना। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? वाइवेक्स। उससे कम मिलता है फैल्सीपेरम, उससे कम मलेरियाई, और ना के बराबर मिलता है कौन? ओवेल। ऐसा सूरा ना के बराबर मिलता भी है और ना के बराबर इसका इफेक्ट भी है। ठीक है, मिटा दे। अच्छा लिख लो भाई, वाइवेक्स। जल्दी खत्म करना, थोड़ा सा लिख देते हैं। कौन सा है? वाइवेक्स, बेनाइन, टर्सियन, मलेरियाई।
बस ये ध्यान रखना कि बताया है तो कभी पूछेंगे तो बता भी देना। नहीं हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा रुक जाओ। बेनाइन टर्सियन मलेरिया, उसके बाद फैल्सिपेरम मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई दिया है। फैल्सिपेरम का दे रखा है क्योंकि मैलिग्नेंट है ये, है ना। उसके बाद अच्छा लिख लें दो मुझे, फिर से बेनाइन, एक मिनट बात नहीं, रुक जाओ। क्वार्टर्न मलेरिया, ओवेल, बेनाइन टर्सियन मलेरिया, ये इससे होने वाले मलेरिया के नाम हैं। बेनाइन, हाँ यही है। जी अभी सही है, हाँ जी साइलेंट है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, अब इसके बारे में समझा रहे हैं। क्या सेम? हाँ ठीक है। अब तीनों के ये चारों का नाम का मतलब जरा समझना कि सर बेनाइन का और मैलिग्नेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि बेनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सुदम, जबकि मैलिग्नेंट को क्या बोलते हैं, दुर्दम। अब नाम से ही खतरनाक लग रहा है सर, ये दुर्दम है, बड़ी दुख देने वाला है ना, जान चला जाएगा। तो चलो बेनाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबकी जगह पे क्या लग जाएगा सर, सुदम, यानी कि इससे भी जान नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा और इससे भी जान नहीं जाएगा। ये मैलिग्नेंट वाला, इससे जान जाने का चांस है। ठीक है, अगला क्या बचता है, टर्सियन माने, अच्छा टर्सियन को बाद में सर, मलेरिया तो समझ गए सभी लोग। अब उसके बाद आइए किस पे, टर्सियन पे। सर टर्सियन यहाँ भी है, टर्सियन यहाँ भी है, टर्सियन यहाँ भी है। टर्सियन माने 3 और क्वार्टर माने 4। टर्सियन माने 3, क्वार्टर माने 4। अब इसका मतलब समझो कि जैसे इस टर्सियन की बात कर लेते हैं कि सर हमें जो मच्छर ने काटा है, उस मच्छर में जो प्लाज्मोडियम था, कौन सा था, वाइवेक्स वाला था। आज कौन सा डेट है, 28, बोलो। ठीक है, आज 28 तारीख को सर मुझे काटने के बाद ना बुखार लगा मुझे, क्योंकि बुखार तो इसका आम कॉमन सा लक्षण है मलेरिया का, बुखार। ठीक है, आज मुझे बुखार लगा, फिर टर्सियन माने 3, फिर वापस से तीसरे दिन बुखार लगेगा। इसका मतलब ये होता है, बात समझे, आज बुखार लगा, उसके बाद अगर बुखार नॉर्मल हो भी गया तो वापस से 28 के बाद 29, फिर 30, 31 तारीख को वापस से बुखार लगेगा। ये इसके नाम से क्लियर होता है। तो टर्सियन माने तीसरे दिन जाकर के बुखार लगेगा, तीसरे दिन के बाद नहीं, तीसरे दिन ही, आज से काउंटिंग करेंगे। आज यहाँ पे क्वार्टर्न है, क्वार्टर्न का मतलब 4, चौथे दिन जाके वापस बुखार लगेगा। नाम का मतलब समझ में आ गया, कहानी खत्म। अब इसके जीवन चक्र की कहानी शुरू करते हैं ना। हमें कोई भी मलेरिया होगा, सब मलेरिया की कहानी क्या होगी, सेम होगी, बशर्ते 4 प्रकार के मलेरिया के, अगर आपके प्लाज्मोडियम मिल रहे हैं तो 4 प्रकार का मलेरिया होगा आपको, लेकिन उनका जीवन चक्र क्या होगा, सेम। ये आधार याद रखिएगा कि कौन सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया में, कौन सबसे कम मिलता है, इसलिए सीक्वेंस में लिखे थे। अब कहानी थोड़ी सी लंबी है तो तनिक ध्यान रखिएगा और आराम से चलिएगा। चलिए, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। अब ये आई घूमते घूमते गाना वाना सुनाएगी आपको पहले, है ना, उसके बाद काटेगी ना। इसके लार में क्या मिल रहा है, ये स्पोरोजोआ, कौन सा स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम। कहां पर मिल रहा है, इसके लार में। जैसे ही ये मच्छर आपको काटेगा तो काटने के साथ ही ये लार कहां चला जाएगा, मनुष्य में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लार कहां पर चला गया सर, मानव में चला गया। अब यहीं से कहानी आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये लार चला गया किसमें, मानव में, तो मानव में इसके लार के साथ साथ ये प्लाज्मोडियम भी जाएगा क्या। ठीक है, तो इस मानव की शरीर में जो गया, अब यहां जाने के बाद वो प्लाज्मोडियम का नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब उस प्लाज्मोडियम का नाम है स्पोरोजोइट्स।
या स्पोरोजोइट जो आप कह लो। यहां से एक बहुत ही भयंकर सवाल पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम का वो कौन सा अवस्था है जो संक्रमण अवस्था के रूप में जाना जाता है? स्पोरोजोइट। बात समझ में आ गया? क्योंकि स्पोरोजोइट के रूप में ही तो मनुष्य को संक्रमण करना शुरू करता है ये। इस बीच में बॉडी इसका नाम बदलेगा, नाम भी बदलेगा, काम भी बदलेगा, ठीक है। तो एकदम पहला लाइन हमें क्लियर कर लेना है कि सर ये जो संक्रमण अवस्था है प्लाज्मोडियम की, वो संक्रमण अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट। कुछ लोगों को नींद लग रहा है, बाबू जाओ फटाफट मुंह धो के आओ। चले आगे। अब ये मानव में कहां जाएगा सर? उसके रक्त में जाएगा क्या? ठीक है, तो रक्त तक भी गया है तभी भी इसका नाम क्या है? स्पोरोजोइट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्रीन से कट नहीं रहा ना, जरा देख लेना एक बार। पूरा कट रहा है? अरे ये रक्त लिखा हुआ, मानव लिखा हुआ आ रहा है? बढ़िया से देख लेना भाई, एक बार खड़ा होकर देख लेना नजदीक से। आ रहा है ना? अगर कट जाएगा ना तो तुम्हारा जान ले लेंगे, बता दे रहे हैं। तो बुढ़वा पहले बोल, इसको अंदर कर लेते हैं हम। अभी आ गया ना? चलो मानव सीधा यहीं पे लिख देते हैं। कहां चला गया? मानव रक्त में चला गया। चलो एक ही पॉइंट में खत्म कर देते हैं। तो मानव रक्त में गया तो क्या बोला हमने? स्पोरोजोइट बोला। अब ये मानव रक्त से पता है होता हुआ कहां जाएगा? मान लो कि कोई भी यदि जीव आपके शरीर में गया तो सबसे पहले क्या खोजेगा? वो पोषण खोजेगा, भोजन खोजेगा। हमारे शरीर में भोजन कहां पे एकत्रित रखा हुआ है? यकृत में है ना। चलते हैं यकृत में। हम नहीं जा रहे, कौन जा रहा है? स्पोरोजोइट जा रहा है। तो मानव रक्त से होता हुआ ये कहां पहुंचेगा? यकृत में पहुंचेगा बच्चा, हमारे लीवर में पहुंचेगा। और लीवर में क्या रखा हुआ है? ग्लाइकोजन। ले भाई, भर पेट खाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया? यकृत में पहुंच गया। यकृत में पहुंचते ही इसका नाम चेंज, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? साइजोंट। मुंह बंद रखो, बस देखते रहो। साइजोंट, ठीक है। तो वही है, स्पोरोजोइट ही है, बशर्ते जैसे ही पहुंचा लीवर में इसको हमने नाम बदल दिया। क्या कह दिया? साइजोंट कह दिया। अब ये लीवर में पहुंचकर क्या करेगा सर? पोषण को प्राप्त करेगा। अब पोषण के रूप में वहां पर कौन मिल रहा है? ग्लाइकोजन। ये भर पेट ग्लाइकोजन खाएगा एकदम वहां बैठ कर, ठीक है। चलो ग्लाइकोजन खा लिया, पोषण बना लिया, अपना भरपेट भोजन कर लिया। अब कोई जीव आपके अंदर गया है, पोषण ले लिया। अब पोषण लेने के बाद अब क्या करेगा? अच्छा देखो, एक चीज ना बताना भूल गया, हालांकि वो चीज बहुत डिटेल में है, बता देते आपको। ये जो लार से मानव रक्त में गए थे ना, तो लगभग याद रखिएगा 5000 से 10,000 स्पोरोजोइट गए होंगे आपके अंदर, ठीक है। ऐसा कोई डिटेल है नहीं बराबर आपके लिए, बस ध्यान में रखना होगा तो रख लीजिएगा कि 5000 से 10,000 गए थे आपके अंदर। कौन? स्पोरोजोइट्स। कहां से? लार के सहायता से गए थे। उसके बाद कहां पहुंचे? लीवर में। क्या बोल दिया इनको? साइजोंट। साइजोंट जब अंदर गया वहां पर, कहां पे? लीवर में। क्या प्राप्त किया वहां पे? पोषण को प्राप्त किया। अब पोषण प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? संख्या बढ़ानी चाहिए। चलो बढ़ा देते हैं इसकी संख्या। अब ये चलो दिखा देते हैं यहाँ पे कि सर ये साइजोंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? पोषण को प्राप्त कर लिया, वृद्धि कर लिया। अब क्या करेगा? अपना ये गुणन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो एक तरह का क्या होता है? ये अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा कि जो साइजोंट है ये अलैंगिक तरीके से, अलैंगिक विधि से क्या करने वाला? अपना बहुविखंडन करेगा। बहुविखंडन माने बहुत सारा विखंडन करेगा अपने ही अंदर। इसमें क्या कर लेगा? बहुत सारा विखंडन कर लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। क्या हुआ है यहाँ पे? जो अलैंगिक विधि के द्वारा इसकी संख्या बढ़ी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविखंडन, ठीक है। तो बहुविखंडन तो कह दिया, मल्टीपल फिजन तो कह दिया, क्योंकि सर क्या हुआ? बहुत संख्या बढ़ाया है, लेकिन उसका नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम तो होना चाहिए ना। बहुविखंडन तो किसी के लिए कह सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे जो बहुविखंडन हुआ है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा साइजोगोनी। इस बहुविखंडन को क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। साइजोगोनी। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, बाद में देखेंगे उसको ना। चलो बहुविखंडन कर लिया, साइजोगोनी कर लिया, मतलब बहुविखंडन हो गया। सर अंदर क्या कर लिया? इसने अपनी संख्या बढ़ा ली। ये सब कुछ कहां पे हो रहा है सर? लीवर की कोशिका में हो रहा है ना।
कहाँ गया था? ये लीवर में गया था, लीवर की कोशिका में ग्लाइकोजन मिला, भर भर के ग्लाइकोजन को खाया और वहीं पर क्या कर रहा है? अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कौन से विधि से? बहुविखंडन। क्या नाम है उस प्रोसेस का? साइजोगोनी। साइजोगोनी कौन कर रहा है? सर साइजोंट कर रहा है। याद रहेगा यहां तक? अब अपनी संख्या बढ़ा ली, अब क्या करेगा? इस लीवर की कोशिका को तोड़ेगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा। वापस कहां पे आ जाएगा? अभी तक कहां था? ये लीवर में था। अब लीवर की कोशिका को तोड़कर वापस रक्त में चला जाएगा। बात समझे? अब जैसे ही यहां से तोड़ के वापस निकल रहा है, तो जो निकल रहा है नाम बदल ले। अरे हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग खुद कहा था ना डिटेल में पढ़ना है, तब हम एक बार में अब तक खत्म कर चुके होते अब तक मलेरिया। कुछ है थोड़ी मलेरिया, तो सही है टॉपिक। यहां से जो बाहर निकला उसको बोलते हैं मीरोजोइट्स। ठीक है? कहां पे आ गया ये वापस? रक्त में। यानी कि सर वो कौन सा, ये कहां गया? स्पोरोजोइट कहां गया? लीवर में। देखो आराम से कहानी लेके चलोगे ना बराबर समझ में आएगा। ये स्पोरोजोइट सर भोजन करने के लिए लीवर में गया। जब लीवर में गया भोजन करने के लिए, जैसे ही लीवर में पहुंचा, यकृत में पहुंचा, इसका नाम बदल दिया। क्या बोला? साइजोंट बोला। अब साइजोंट क्या कर रहा है? दे दनादन वहां पे क्या कर रहा है? पोषण को प्राप्त कर रहा है। पोषण के रूप में क्या ले रहा है? ग्लाइकोजन ले रहा है। भर पेट ग्लाइकोजन खा लिया, उसके बाद क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो जो संख्या जिस विधि से बढ़ाया उस विधि को क्या बोला? साइजोगोनी बोला, या फिर बहुविखंडन बोल दिया। चलो ठीक है। अब यहां पे जो बहुविखंडन कर लिया इसने, तो जो इसकी बहुत सारी कोशिकाएं बनी है, जो बहुत सारी संरचनाएं बनी है, वो क्या करती हैं? लीवर की कोशिका को तोड़ करके बाहर वापस रक्त में चली आती हैं। और जो बाहर रक्त में चली आई है ना, उनको नाम देते हैं क्या? मीरोजोइट्स बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो आगे चलें। इधर देख तो भाई, आ रहा है क्या ये लाइन? और जाएंगे उधर? चलिए बता, और आ रहा है? नहीं आएगा वो। तीसरा वाला लाइन आ रहा है ना? चल ठीक है। इतना स्पेस मिल रहा है कम है, हम जानबूझ के आज स्पेस उसका बड़ा किए हैं, क्योंकि पता था पूरा लंबा लेके चलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए समय को लेकर के कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा ना। अरे वो नहीं दिखेगा कैमरे में, दिख जाएगा तो अपना दोस्ती है ना वो। हाँ कहाँ पहुंचे? मीरोजोइट्स ना। चलो अब ये मीरोजोइट्स कहां पर आ गए बच्चा? रक्त में। या आ गए हमारे रक्त में। ठीक है, अब चलो रक्त की बात करते हैं। अच्छा पहले रक्त की संरचना देखते हैं। यहाँ पे रक्त की संरचना देख लेंगे, फिर इसको जरूरत पड़ेगा तो मिटा लेंगे। ठीक है, रक्त में अब याद करना जरा बच्चा कि रक्त में क्या क्या चीजें होती है। रक्त के बहुत सारे घटक होते हैं, जिसमें से एक घटक को याद रखिएगा आप, इसको हीमोग्लोबिन को। तो पता है ये जो आपका ये कौन सा स्पोरोजोइट है ना, ये दो ही चीज खाता है। पहला क्या खाता है? ग्लाइकोजन। दूसरा आपके हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, उस ग्लोबिन प्रोटीन को खाता है जाकर के। तो इसके लिए दो ही चीज आपके शरीर में पोषण है। कौन कौन सा? ये आपके लीवर में बैठा हुआ ग्लाइकोजन, और दूसरा आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि रक्त में जो आरबीसी है, उस आरबीसी का एक घटक है कौन सा? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जो होता है आपको कई बार बता रखा है, कितने? 4 आयरन से बना होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 +2 होती है इसकी वैलेंसी। बुराओ नहीं सब, ये सब केमिस्ट्री में जाके पढ़ लेना। ये 4 आयरन, और चारों आयरन के ऊपर क्या लगे होते हैं? सर प्रोटीन लगे होते हैं। और वो कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। इसमें और डिटेल कर देते हैं थोड़ा सा इसको, जो लो जब डिटेल पढ़ना है तो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं सर 2 प्रकार का प्रोटीन मिल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा भी कह दे कि 2 प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहा है। बोलो और जोर से बोलो। प्रोटीन मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रंग से बना दिया हमने। है कौन? ये ग्लोबिन प्रोटीन है सर, याद रखिए। कौन से? ग्लोबिन प्रोटीन है ये।
ठीक है। लेकिन ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है यहाँ पे कितने प्रकार के दिख रहे हैं? 2 प्रकार के। रीजन की सर यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के क्या मिल रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहे हैं। एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब ये जो है सर, ये एक संरचना क्या कहलाती है हमारी? एक हीमोग्लोबिन कहलाती है। ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन में जो ये ग्लोबिन प्रोटीन मिल रहा है ना, उसी को खाने के लिए ससुर आया है रक्त में। क्या समझे? रक्त में काहे लिए आया है? इसी को खाने के लिए आया है। ठीक, चलो अभी कहां चला गया? रक्त में। रक्त में जाएगा तो रक्त में जाके कहां पहुंचेगा सर? आरबीसी में। आरबीसी में जाएगा तो कहां पहुंचेगा? हीमोग्लोबिन। अब लो भाई साहब, हीमोग्लोबिन को घुसा देते हैं किसमें? सॉरी, हीमोग्लोबिन में लेके चलते हैं किसको? कहां गया? कहां गया? ये रहा, मीरोजोइट्स को। ठीक है, कौन आ गया? ये मीरोजोइट्स। लिख के खत्म करना है तो कुछ जल्दी लिख के खत्म करो, नहीं तो मिटाएंगे फिर। इधर मिटा दें। चलो ध्यान दीजिएगा वापस। क्या हुआ था कि हीमोग्लोबिन में कौन प्रवेश कर गया है? मीरोजोइट्स। अब जाने के बाद क्या करेगा सर? यहाँ पे जो ये क्या मिल रहा है? ग्लोबिन प्रोटीन मिल रहा है, इन सबको खा करके खत्म कर। ठीक है, तो सीधा यहां से लिख देते हैं हम, मीरोजोइट्स कहां पहुंच गया? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में जाने के बाद क्या खत्म कर देगा वहां से? ग्लोबिन। चलो, ग्लोबिन प्रोटीन को खा करके खत्म कर दिया वहां पे। ठीक है, अब खत्म कर देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? इसको भी मिटाते हैं। क्या बच जाएगा इसमें जरा देखना तो? आयरन ही आयरन बच जाएगा। ये हमारा मीरोजोइट्स अंदर गया था, और अंदर जाने के बाद सारा का सारा ग्लोबिन प्रोटीन खा गया। अब अंदर कौन बच गया? केवल आयरन बच गया। और यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन खाया है ना, तो ग्लोबिन प्रोटीन खाया मतलब पोषण को प्राप्त किया है। पोषण को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा? ये आकार में बड़ा होगा ना। चलो नाम बदलें, बदल देते हैं। इसका नाम है क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ठीक है, ये हो गए आपके कौन? क्रिप्टोमीरोजोइट्स। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स क्या करेंगे ना, इस आयरन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि अंदर जो आयरन मिल रहा है इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे। ठीक है, अब आरबीसी में कुछ बचा इसके खाने लायक? नहीं बचा, खा पी के वहां से खत्म कर दिया। जैसे लीवर में खा पी के खत्म किया, वापस वहां से निकल गया, वैसे यहां भी खा पी के खत्म किया। अब इसके लिए ये आरबीसी किसी काम की नहीं है। अब क्या करेगा? ये देखो सर, इसको तोड़ देगा। और अंदर क्या मिल रहे हैं सर? छोटे छोटे आयरन के कण मिल रहे हैं, जिसको किसने तोड़ के बनाया है? क्रिप्टोमीरोजोइट्स ने बनाया है। और अंदर इनकी संख्या बढ़ी हुई है। कौन है ये? क्रिप्टोमीरोजोइट्स हैं, अपना वृद्धि कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां से कौन कौन बाहर निकल रहा है? तो याद रखिएगा अब यहां पे एक बात कि सर जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं ना, इस आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को नाम देते हैं क्या हम लोग? हीमोजोइन। कल ये सवाल पूछे थे आप लोग से ना, यही वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हीमोजोइन। अब यहां से एक सवाल है कि हीमोजोइन को बनाने का काम किसका होता है? क्रिप्टोमीरोजोइट्स का होता है। तो यहां से अगर हम कहना चाहें कि क्या क्या बाहर निकल रहा है सर, किससे? आरबीसी से। ये आरबीसी को तोड़ के कौन बाहर निकल रहा है? वहां से अंदर घुसा था कौन? मीरोजोइट्स। भोजन पानी करने के बाद क्या बना लिया अपने आप को? क्रिप्टोमीरोजोइट्स। और वहां पे क्या बनाया? हीमोजोइन। और यहां से बाहर कौन कौन निकलेगा? तो सर पहले नंबर पे क्रिप्टोमीरोजोइट्स, दूसरे नंबर पे कौन निकलेगा? हीमोजोइन निकलेगा। ठीक है, क्रिप्टोमीरोजोइट्स को भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ये कौन है सर? हीमोजोइन। हीमोजोइन कौन था? आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है। अब ये निकल करके कहां जा रहा है? देखो तो ये दोनों का दोनों कौन कौन? हीमोजोइन और क्रिप्टोमीरोजोइट कहां चला गया सर? वापस रक्त में चला गया। मतलब सर ये रक्त नलिका हो गई एक। इसमें हालांकि आरबीसी इस तरीके का नहीं होता है, हमने बनाया वैसे। आरबीसी कैसा होता है? डाइकॉनकेव होता है, पता है ना?
इस तरीके का होता है। अब इसके अंदर भरा पड़ा था कौन, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, और कौन भरे पड़े थे इसमें, क्रिप्टोमिरोजोइड्स। चलो अब इसमें इसका कोई काम नहीं है, और भी आजू बाजू में क्या बह रहा है सर, रक्त बह रहा है चारों तरफ। अब रक्त बह रहा है तो इसमें और भी क्या मिल रहा है, आरबीसी मिल रहा है इस तरीके से। अब इस आरबीसी में क्या मिल रहा है सर, आयरन मिल रहा है। ये आरबीसी फ्रेश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। एक में घुसा, वहां पे सब कुछ खा पी के खत्म कर दिया, वहां के आयरन को क्या बना दिया इसने, हीमोज्वाइन बना दिया। अब इसको तोड़ के क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा तो दोनों चीज बाहर निकल रही है, क्रिप्टोमिरोजोइड्स भी और हीमोज्वाइन भी। अब कौन क्या करेगा वो फटाफट समझना, ये आयरन के टुकड़े जो रक्त में आ गए ना, ये हमारे बॉडी में घूम जाएंगे, और ये आयरन के टुकड़े हमारे बॉडी में जा करके जहां भी मांसपेशियों से टकराएंगे ना, वहां पे क्या होने लगेगा सर, ठिठुरन चालू हो जाएगा। तो मलेरिया के केस में देखिएगा आपका शरीर कांपने लगता है ना, हम हिलने लगते हैं, उसको शिवरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिवरिंग, हिंदी में कहते हैं ठिठुरन। तो ये हीमोज्वाइन किसके लिए जिम्मेदार होता है कि मलेरिया के समय जो हमें ठिठुरन होती है, जो ठंड लगती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, हीमोज्वाइन। कैसे कि सर ये हीमोज्वाइन रक्त के में बह रहा होता है, रक्त में बहते हुए जहां जहां जाके मांसपेशियों से टकराता है, जब जब टकराएगा तब तब हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, कंपन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कौन रह गया, क्रिप्टोमिरोजोइड्स। ये देखो क्या कर रहा है, समझ रहे हो क्या किया, दूसरे वाले आरबीसी में फिर से एंट्री मार दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं सर, दूसरे वाले में जाकर के ये क्या कर रहा है। तो अब कहानी आसान हो गई है कि जब ये सब कुछ करने के बाद क्रिप्टोमिरोजोइड्स कहां घुस गया, दूसरे आरबीसी में। नाम बदलने पहले, ट्रोफोजोइड्स। कहीं कहीं पे ना आपको ये ट्रोफोमिरोजोइड्स भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ने ट्रोफोजोइड्स बताया था, वहां पे ट्रोफोमिरोजोइड्स मिल रहा है, कोई गड़बड़ की बात नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या करेगा कि दूसरे आरबीसी में एंटर होगा, नाम बदल देंगे इसका, क्या कह देंगे, ट्रोफोजोइड्स। अब इसमें काहे घुसा है, तो जा करके ये एक तरीके से क्या करेगा, अंदर में युग्मक जनन करेगा। क्या करेगा, युग्मक जनन करेगा, यानी कि इस वाले आरबीसी में जाकर के क्या बनाएगा, ये अंदर युग्मक बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा अपने लिए। बात पल्ले पड़ी, युग्मक बना दिया। अब युग्मक बनाने के बाद क्या होगा सर, फिर इसको तोड़ेगा, फिर यहां से बाहर। अब रक्त में कौन घूम रहा है, युग्मक। किसका युग्मक, प्लाज्मोडियम का युग्मक। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, ये पूरी कहानी हो गई। हमने एक बात बताया था कि जो ये प्लाज्मोडियम होता है, ये दो शरीर में अपना जीवन पूरा करता है, एक मनुष्य के शरीर में और दूसरा मादा एनोफ्लीज के शरीर में, है ना, दोनों अलग अलग शरीर हो गया। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर में इसका इतना ही काम था। शुरुआत कहां से हुआ था, काटने के बाद आपके अंदर घुसा, फिर कहां गया, लीवर में, फिर गया आरबीसी में, फिर आरबीसी को तोड़ के बाहर निकला, फिर वापस कहां गया, आरबीसी में, वहां पे जाके अंत में क्या किया इसने, युग्मक जनन किया, अपना युग्मक बनाया, फिर इसको भी तोड़ के अपने युग्मक को बाहर कर लिया। अब हमारे रक्त में क्या घूम रहा है, युग्मक घूम रहा है। यहां तक की कहानी हमारे शरीर में होती है। मान लिया जाए कि सर एक मैं मलेरिया का पेशेंट हूं, बहुत दिन पहले हमको एक मलेरिया के मच्छर ने काट दिया था, अब आज के डेट में मेरे अंदर ना खाली युग्मक ही युग्मक घूम रहा है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी चेंज, क्या कि सर गलती से ना कोई दूसरा फीमेल एनोफ्लीज मच्छर आई, आने के बाद मुझे काटा, तो काटेगी तो क्या करेगी, मेरा रक्त लेकर के जाएगी। रक्त लेके जा रही है कि युग्मक लेके जा रही है, अब यहां से कहानी चेंज। अब वो कहानी चलेगी उस मच्छर के शरीर में, युग्मक लेके चली गई, अब ले जाकर के अपने अंदर क्या करेगी, निषेचन करेगी। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी निषेचन वाला कल देख लीजिए। मैंने बोला था ना, यहां तक तो आज खत्म करके मानेंगे। एक इसका जीवन चक्र खत्म कर दिया जो मनुष्य के शरीर में चलता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में देखो ये भी बात करते हैं ना, इसका जो है दो शरीर में इसका जीवन पूरा होता है। पहला जो है मानव के शरीर में, और दूसरा जो है उस वाहक के शरीर में जहां पर ये रह रही है, तो मच्छर के शरीर में। तो मानव के शरीर में एक प्रकार से ये अलैंगिक जीवन व्यतीत करती है या व्यतीत करता है। ठीक है, और मच्छर के शरीर में लैंगिक जीवन व्यतीत करता है। अब देखो युग्मक बनना हम लैंगिक जनन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, हाँ लैंगिक जनन का हिस्सा है, लेकिन यदि कहीं पर युग्मक बन रहा है तो हम इसको लैंगिक जनन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे युग्मक जुड़ रहा है, निषेचन हो रहा है,
तो उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। यानी कि लैंगिक जनन की पहचान तो यही है, क्या होना, निषेचन होना। तो ये निषेचन होने वाला काम कहां पर होगा, अब मच्छर के शरीर में होगा। आपके लिए एक सवाल देके जाते हैं कि निषेचन वो मच्छर के शरीर में कहां होगा। उस मच्छर के शरीर में जो अभी मेरे को काट के लेके गई ना, अपना मेरा ब्लड भी लेके गई, अब ब्लड के साथ साथ अपने लिए युग्मक भी लेकर के गई। तो अब युग्मक लेके गई, देख के बता दिया सब। अमाशय में काहे,